सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जेटेट, सीटेट, चाहे आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी का भी तैयारी करते हैं, तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत दिन से डिमांड था ये कि ज्योग्राफी स्टार्ट करिए। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल से भी चर्चा करेंगे। और हम अभी बता रहे हैं कि अब आज का जो क्लास होगा एकदम इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, जो सबको जानना चाहिए। ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जनरली जो होते हैं इस चीज़ को कोई छोड़ देते हैं, इसका अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज पूरा वीडियो को देखिए। हम लोग आज चर्चा करते हैं कि भूगोल का विकास कैसे हुआ, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि भूगोल का विकास, इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपना मत दिया है कि भूगोल का विकास कैसे हुआ है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो भूगोल के विकास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है क्लासिकल पीरियड, जिसको हम लोग चिर सम्यक काल कहते हैं। इसका समय रहा है 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन तक। उसके बाद दूसरा मिडिल पीरियड है, जिसमें से इसका पीरियड रहा है 300 से 1700 AD तक, यानी 300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और आधुनिक काल है, मॉडर्न पीरियड, इसमें जो है 1700 ईस्वी से अब तक का काल को हम लोग आधुनिक काल मानते हैं। अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्लासिकल पीरियड में विभिन्न विद्वानों ने अपना मत दिया है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो क्लासिकल पीरियड यानी चिर सम्यक काल में पहला विद्वान के बारे में चर्चा करेंगे, थेल्स ने। यानी थेल्स ने पृथ्वी को, माने सबसे पहले जो है थेल्स जो होता है सबसे पहले पृथ्वी को नापने का कार्य किया था। यानी पृथ्वी को सबसे पहले इसने मापने का काम किया था। ठीक है, थेल्स सर्वप्रथम प्रक्षेप का निर्माण किया, सबसे पहले प्रक्षेप का निर्माण किया। और थेल्स ने ही बताया कि पृथ्वी की आकृति गुंबदाकार है, यानी इसकी आकृति गुंबदाकार है। थेल्स ने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान माना। यानी थेल्स का कहना था कि पृथ्वी जो है पानी में तैरती है और थाली के समान, तस्तरी के समान। ठीक है, यानी सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी का श्रेय थेल्स को ही दिया जाता है। यानी थेल्स ने सूर्य की जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इसकी भविष्यवाणी किया था, और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी का श्रेय थेल्स को ही दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जल को उन्होंने परम तत्व माना। यानी थेल्स ने जल को, वाटर को, पानी को परम तत्व माना। और उन्होंने कहा कि इसके 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी जल जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। थेल्स गणित के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए थेल्स को ज्योमेट्री का पिता भी कहा जाता है। यानी थेल्स को ज्योमेट्री के जनक भी कहा जाता है। यह यानी थेल्स जो थे यूनान के महान दार्शनिक थे। इन्होंने यानी थेल्स ने नील नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कटाव और डेल्टा का जो प्रदेश था उसका विवरण विस्तार पूर्वक दिया था। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं एनेक्सीमेंडर के बारे में। एनेक्सीमेंडर जो थेल्स के शिष्य थे, यानी थेल्स का स्टूडेंट थे, ये थेल्स के शिष्य थे और यूनान के थे, यूनानी भूगोलवेता थे एनेक्सीमेंडर। और इस एनेक्सीमेंडर को वर्तमान भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे भूगोल के पिता कुछ और है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है कि वर्तमान भूगोल का पिता एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। इनका क्या योगदान रहा है, यानी विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किया था। यानी एनेक्सीमेंडर जो थे, भूगोलवेता एनेक्सीमेंडर, विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किए थे मापन के आधार पर। ठीक है, यानी एनेक्सीमेंडर ने नोमेन नामक एक यंत्र की आविष्कार किया था, रचना किया था। यानी एक नोमेन नामक यंत्र ऐसा यंत्र था, यानी इसके द्वारा, यानी इस यंत्र के द्वारा, नोमेन यंत्र के द्वारा सूर्य के किरणों की स्थिति का ज्ञान पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है, एनेक्सीमेंडर ने वायु के बारे में, यानी वायु के बारे में सर्वप्रथम पूरी जानकारी दी और बताया कि यह गतिशील है। यानी हवा के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया और बताया कि यह गतिशील है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य है, यानी ब्रह्मांड के मध्य में है पृथ्वी है, और वह ठोस रूप में है तथा चपटी न होकर गोलाकार है। यानी यह एनेक्सीमेंडर थे, बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है और वो ठोस अवस्था में है और चपटी न होकर यह गोलाकार है। पृथ्वी को चारों ओर इन्होंने जल से घिरा हुआ बताया। यानी एनेक्सीमेंडर का कहना था कि पृथ्वी के चारों ओर जल है और चारों ओर जल से यह घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हिकेटियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता कहा जाता है।
अभी हम लोग पढ़े थे एनेक्सीमेंडर, उनको वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है, और हिकेटियस जो है इनको भूगोल के पिता कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान भूगोल रहेगा तो एनेक्सीमेंडर का टिक लगाएंगे, आंसर मारेंगे। ठीक है, अब देखिए हिकेटियस यानी पृथ्वी को चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ बताया। याद रखना है कि हिकेटियस ने पृथ्वी को चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ बताया था, और एनेक्सीमेंडर का कहना था कि वो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है ना। तो यहाँ हिकेटियस पृथ्वी को चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ बताया और तस्तरी के समान बताया। हिकेटियस ने पेरिडायस नामक एक पुस्तक की रचना की। पेरिडायस नामक एक किताब लिखे थे जिसमें सर्वप्रथम बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। इन्होंने जेम्स पीरियड नामक एक पुस्तक लिखा जिसमें पृथ्वी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है। अगला आते हैं हम लोग हेरोडोटस के बारे में। अभी हम लोग देख रहे हैं हेरोडोटस एक भूगोलवेता के रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हेरोडोटस का इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस का संस्कृत में जो होता है, संस्कृत नाम था उनको हरिदत्त था, यानी संस्कृत में हेरोडोटस का नाम जो था हरिदत्त था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि हेरोडोटस यानी विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखाओं का निर्माण सबसे पहले किया था। यानी विश्व के मानचित्र पर देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उसको विश्व के मानचित्र पर अंकित किया था। हेरोडोटस को माने वातावरण के प्रणेता माना जाता है। हेरोडोटस जो थे वातावरणवाद के प्रणेता थे। अब हम लोग आगे चलते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु जो थे वह प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। याद रखना है, प्लेटो के शिष्य थे हेरोडोटस माने अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी के फादर मानते हैं, यानी ये विज्ञान के क्षेत्र में भी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, बार बार पूछा जाता है कि तापमान के आधार पर इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व को 3 उष्मा कटिबंधों में विभाजित किया, है ना। यानी तापमान के आधार पर अरस्तु थे जो पृथ्वी को माने पूरे विश्व को 3 उष्मा कटिबंध में विभाजित किए, और इन्होंने सर्वप्रथम यानी अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार को स्फेरिकल यानी गोलाभ रूप में बताया। ठीक है, सर्वप्रथम अरस्तु ने ही भूकंप एवं ज्वालामुखी के कारणों का पता लगाया। यानी जो पृथ्वी पर जो भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं इसका सबसे पहले पता लगाने वाले विद्वान जो थे भूगोलवेता थे अरस्तु थे। ठीक है, और अरस्तु का एक विशेषता था कि वह प्रवचन जब देते थे, प्रवचन मतलब अपने शिष्यों को जब वो कुछ ज्ञान देते थे तो वो घूम घूम कर देते रहते थे, यानी शिक्षा देते समय वह घूमते रहते थे। और इनका शिष्य जो सिकंदर था, इनकी जब मृत्यु हो गया तो ऐसा माना जाता है कि अपने शिष्य के यानी सिकंदर की मृत्यु के बाद वह विष पीकर आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन अरस्तु अपने समय में बहुत प्रकांड विद्वान, विभिन्न विषयों के विद्वान माने जाते हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज के बारे में प्रमुख इनका योगदान रहा है, यानी सर्वप्रथम भूगोल के लिए, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरेस्टोस्थनीज पहला भूगोलवेता थे जो भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किए। यानी आज जो हम लोग भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द जो बोलते हैं यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो करते हैं, ये सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज थे जिन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। भूगोल को अध्ययन शास्त्र के रूप में इन्होंने ही स्थापित किया। यानी भूगोल को का जो हम लोग स्टडी करते हैं, आज जो हम लोग अध्ययन करते हैं, विभिन्न चीज़ का ज्ञान हासिल करते हैं, तो इसको अध्ययन के क्षेत्र में स्थापित करने वाला विद्वान जो थे इरेस्टोस्थनीज ही थे। अतः इन्हें व्यवस्थित भूगोल यानी याद रखेंगे कि इन्हें जो माने इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, वर्तमान भूगोल का पिता पूछेगा तो एनेक्सीमेंडर होगा, भूगोल के पिता पूछा जाएगा तो हिकेटियस होगा, और व्यवस्थित भूगोल का पिता यदि कहा जाए तो इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है जो व्यवस्थित भूगोल के पिता है। अच्छा, आगे देखते हैं कि विश्व के मानचित्र पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसको एक साथ पृथ्वी पर निर्माण करने वाला विद्वान जो थे इरेस्टोस्थनीज थे। ठीक है, हेरोडोटस का क्या योगदान था, नहीं विश्व के मानचित्र पर सिर्फ देशांतर रेखाओं को अंकित किया था, और इरेस्टोस्थनीज जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें
एक ही साथ अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था। इरेस्टोस्थनीज पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को सर्वप्रथम इन्होंने ही मापा। यानी इस इरेस्टोस्थनीज पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को इन्होंने ही मापा था। इन्होंने ज्योग्राफिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी। यानी इरेस्टोस्थनीज एक किताब लिखे थे जिसका नाम था ज्योग्राफिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉलमी के बारे में। क्लॉडियस टॉलमी। तो क्लॉडियस टॉलमी ये मिस्र के निवासी थे। इन्होंने ग्रहीय सिद्धांत यानी ग्रहीय सिद्धांत दिया था और टॉलमी ने सर्वप्रथम बताया, यानी इन्होंने बतलाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी टॉलमी ऐसा भूगोलवेता था जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, अलमगस्त नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अलमगस्त। इन्होंने ही सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने यानी टॉलमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर अंकित किया। आज जो हम लोग हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उसको मानचित्र पर अंकित करने वाला विद्वान टॉलमी थे। टॉलमी पृथ्वी और बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा का जो समय लगता है उसका निर्धारण किया। यानी टॉलमी पहला विद्वान थे जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका निर्धारण किया था। ठीक है, प्रकाश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी लाइट का जो थ्योरी है, लाइट का जो नियम है, उस सिद्धांत का भी, प्रकाश के नियम का भी प्रतिपादन टॉलमी ने ही किया था। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने धरती के विभिन्न स्थानों को दिखाने के लिए देशांतर रेखाओं का भी प्रयोग किया था। यहाँ पर है ना, विभिन्न स्थान को किस किस स्थान पर कहाँ दिखाया जाए उसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये प्रयोग किया था। और हिमालय की, साथ ही हिमालय पर्वत और उससे निकलने वाली जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियों के बारे में भी टॉलमी ने बताया था। हिमालय पर्वत है और वहाँ से गंगा नदी निकलती है और उसकी सहायक नदियाँ निकलती है, इसके बारे में भी टॉलमी ने बताया था। हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो विद्वान है, भूगोलवेता। इन्होंने भूगोल के लिए एक विश्वकोश की रचना किया था। ठीक है, स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। स्ट्रैबो ने एटलस एवं विसुवियस पर्वत, जो एटलस पर्वत है और विसुवियस पर्वत का वर्णन पहली बार किया एवं विसुवियस को जलता हुआ पर्वत कहा। यानी विसुवियस को जलता हुआ पर्वत कहा था। ठीक है, अभी हम लोग जो चर्चा किए भूगोल में जो क्लासिकल पीरियड में जो प्रमुख विद्वान थे उसके बारे में। अच्छा यदि लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत शानदार जानकारी आप अभी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं मिडिल पीरियड यानी मध्यकाल में। तो मध्यकाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसका सिंपल सा इसको दो पार्ट में देखते हैं कि मध्यकाल में जो होता है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल जो 300 से 1250 AD तक का काल है ना। तो और दूसरा है उत्तर मध्यकाल जो 1250 से 1700 AD तक ईस्वी सन तक का काल को हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल जो है इसको यूरोप में अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है ना। पूर्व मध्यकाल को यूरोप में अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है और उत्तर मध्यकाल को यूरोप में पुनर्जागरण के काल माना जाता है, यानी पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि कोपरनिकस मध्यकाल में ही कोपरनिकस के बारे में देखते हैं कि इसका जो सोलर सिस्टम की जानकारी दी, यानी जो सौर मंडल के बारे में जानकारी देने वाला विद्वान जो थे कोपरनिकस थे। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। कोपरनिकस को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सन यानी सूर्य को ग्रहों के केंद्र में स्थित बताया, यानी कोपरनिकस ऐसा विद्वान था जिन्होंने बताया कि सूर्य जो है सौर मंडल के यानी सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित है। पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे, यानी कोपरनिकस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र के बाहर माना। यानी पृथ्वी जो है ब्रह्मांड जो होता है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, यानी यह आंतरिक केंद्र में नहीं है, यह बाहर है।
और इसने कहा कि पृथ्वी के यानी ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी है। वह केवल गुरुत्व यानी पृथ्वी जो है गुरुत्व और चंद्रमा का केंद्र है। यानी कोपरनिकस का कहना था कि पृथ्वी जो है, इससे पहले जितना भी विद्वान मानते थे पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र में मानते थे, लेकिन कोपरनिकस पहला विद्वान था जिन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य को माना और पृथ्वी को उससे बाहर माना। और इनका कहना था कि पृथ्वी जो है वह केवल गुरुत्व और चंद्रमा का केंद्र है, गुरुत्व और चंद्रमा का केंद्र है ना। आकाश में हम जो भी गतिविधियां देखते हैं, यानी इनका मानना था, कोपरनिकस का मानना था कि आकाश में हम जो भी गतिविधियां देखते हैं वह दरअसल पृथ्वी के गति के कारण होता है, पृथ्वी के गति के कारण होता है। ठीक है, और यह आंशिक रूप से सत्य भी है। यानी जो भी हम लोग देखते हैं पृथ्वी की गति के कारण दूसरा गतिशील दिखाई देता है। जो भी हम सूर्य की गति एवं अन्य ग्रहों की गति, यानी जो भी हम जो देखते हैं सूर्य की गति हो या फिर अन्य ग्रहों की गति को देखते हैं, इसके पीछे पृथ्वी की गति जिम्मेवार होती है ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, है ना, गैलीलियो के बारे में, जो इटली का भूगोलवेता थे और साथ साथ इनका भौतिक विज्ञान में भी बहुत जानकारी है। ठीक है, इन्होंने सूर्य कलंक यानी जो होता है सन स्पॉट के बारे में जानकारी दिया था और टेलीस्कोप जो होता है दूरदर्शी का आविष्कार किया था। इनका बहुत बड़ा योगदान है भूगोल में और विज्ञान के क्षेत्र में भी। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो पार्ट था भूगोल के विकास में जो था मॉडर्न पीरियड, जिसको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। तो आधुनिक काल में कुछ प्रमुख विद्वान हैं, हालांकि बहुत से विद्वान हैं इसके बारे में, लेकिन कुछ प्रमुख विद्वान की चर्चा करेंगे। इसमें से पहला है हम्बोल्ट विश्व के मानचित्र पर समताप रेखाओं का निर्माण किया था। यानी जो आइसोथर्मल लाइन्स हैं यानी समताप रेखाएं हैं, इसका विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले हम्बोल्ट ने इसका निर्माण किया था। और हम्बोल्ट ने बर्फ से ढके हुए क्षेत्र के लिए इन्होंने परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी जो हम्बोल्ट थे यानी बर्फ से, यानी पृथ्वी में जो बर्फ से ढके हुए एरिया है, क्षेत्र है, उसके लिए इन्होंने परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। भूगोल यानी भौतिक भूगोल को इन्होंने व्यवस्थित भूगोल बताया। यानी हम्बोल्ट ऐसा भूगोलवेता थे जो भौतिक भूगोल को व्यवस्थित भूगोल बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कार्ल रीटर। भूगोलवेता कार्ल रीटर है। इनका पीरियड रहा है 1779 से 1859। हालांकि ज्योग्राफी में ईस्वी नहीं पूछा जाता है, हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देखते हैं कि कार्ल रीटर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कार्ल रीटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये कि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता, कहने का मतलब है कि ये आराम से कुर्सी पर बैठे बैठे अध्ययन करते थे। इनके अनुसार प्रकृति पर घटने वाली घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपन्न होती है। यानी जो प्रकृति में जो भी घटना घटती है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ईश्वर है, यानी भगवान है, गॉड है। इनका सिद्धांत ईश्वर में विश्वास करने वाली मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो होता है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत की। यानी जो रीजनल ज्योग्राफी हम लोग आज पढ़ते हैं, प्रादेशिक भूगोल की जो संकल्पना है इसका सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। यानी प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना सबसे पहले कार्ल रीटर ने प्रस्तुत किया। कार्ल रीटर एक बुक लिखे थे जो बार बार पूछा जाता है कि अर्थकुंडे नामक एक पुस्तक की रचना कार्ल रीटर ने किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं रेटजेल के बारे में। तो रेटजेल जो है यह पर्यावरणीय निश्चयवाद का पिता कहा जाता है। यानी रेटजेल भूगोलवेता है, इनको पर्यावरणीय निश्चयवाद का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब नव निश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म नव निश्चयवाद के अनुसार न तो प्रकृति मनुष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और न ही मानव प्रकृति को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तथा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहा। यानी रेटजेल का कहना था, यानी ये अपना जो सिद्धांत दिया था नव निश्चयवाद, उसके अनुसार इन्होंने कहा कि प्रकृति मनुष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है नहीं करता है और नहीं,
यानी कहता है कि न तो प्रकृति मनुष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और न ही मनुष्य प्रकृति को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति मनुष्य को भी बिगाड़ सकता है और प्रकृति भी मनुष्य को बिगाड़ सकता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी रेटजल को ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेता हैं, इन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद कहा है। यानी ग्रिफिथ टेलर ने इनके इस सिद्धांत को क्या बोला है? रुको और जाओ निश्चयवाद कहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अभी देखें कि हम लोग फिर देखते हैं कि वर्तमान समय में जो भूगोल के लिए दो स्पष्ट शाखाएं हैं, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक, हम लोग जिसका आगे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में भूगोल के दो स्पष्ट शाखाएं हैं, पहला जिसको हम लोग भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में उसमें अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का अध्ययन करेंगे, और नेचुरल फेनोमेना, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हमको किसका अध्ययन करना है? प्रकृति का अध्ययन करना है, और प्रकृति में जो घटने वाली घटनाएं का अध्ययन करना है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान इत्यादि। ठीक है, और स्टडी ऑफ जो हम लोग कर रहे हैं मानव ह्यूमन ज्योग्राफी में जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, मनुष्य का अध्ययन करेंगे और मनुष्य द्वारा बनाई गई या उसे प्रभावित किए जाने वाले पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे होता है कि क्या होता है कि स्टडी ऑफ मैन मेड मटेरियल एंड एलिमेंट, जैसे कि हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि जैसे हो गया रोड, सड़क, है ना, विलेज, इंडस्ट्री, रेलवे, ये सारे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास यही होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।